उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को समझाने में जुटे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं राष्ट्रीय लोकदल की 2022 के चुनाव को लेकर। इससे पहले राष्ट्रीय किसान दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है और इसको हमने बहुत ही उल्लास के साथ और हवन पूजन करके बनाया है। चौधरी चरण सिंह जी सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक विचारधारा थे और उन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, युवा की आवाज़ बनने का काम किया और मुद्दों की राजनीति की। जिस समय बहुत कठिन दौर था राजनीति का, जिस समय पूरी तरीके से सत्ता के ऊपर एक मजबूत दल काबिज था, उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने गरीब मजदूरों की आवाज़ बन के और उनके हक में बात करने की पहल की और उनको ना सिर्फ सत्ता से हटाया और हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने वो भ्रष्टाचार उजागर किए जो जनता उस समय बोलने से डरती थी और चौधरी चरण सिंह जी ने एक आदर्श होने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। 2022 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों की राजनीति हमेशा से करता रहा है। हमारी 3 पीढ़ियां निरंतर किसानों की आवाज़ बन के सामने रही। आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर किसानों को कुचलने का काम किया गया, किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, किसानों के मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई, कहीं उनको धर्म के नाम पे, कहीं उनको जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। पर राष्ट्रीय लोकदल में हमेशा माननीय जयंत चौधरी जी, चौधरी अजीत सिंह जी जब तक थे तो उन्होंने हमेशा किसानों की बात की और जब किसानों को बदनाम करने का काम कर रही थी आज की सत्ता भारतीय जनता पार्टी, उस समय चौधरी अजीत सिंह जी ने सामने आके कहा कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों को मजबूती देने का काम किया। उसका आपने जो रिजल्ट था वो आपके सामने है कि आज किसान आंदोलन को इनको वापस लेना पड़ा और इनको मानना पड़ा कि ये किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे थे और ये गलती कर रहे थे। देखिए, एक जिम्मेदार विपक्ष का काम भी यही होता है कि अगर सरकार कोई गलती कर रही है तो हम सरकार को सचेत करें और सरकार को समझाएं कि आप ये जनता के हित में नहीं, अहित में काम करने जा रहे हो और उसको रोकने का काम करें। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर के मुद्दों पे राजनीति की है, जिन पे करनी भी चाहिए। लोग कहते हैं कि साहब आप किसान के मुद्दे पे राजनीति करते हैं, तो देखिए धर्म के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1991 के बाद जब नैरेटिव चेंज हुआ और किसान राजनीति बंद हो गई और धर्म के नाम पे राजनीति होने लगी, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति होने लगी, तो आप देखिए क्या दुर्दशा हुई किसान की। किसान के घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं रह गई और आज जब दोबारा इनको हम मुद्दों के ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति को कि असल मुद्दों पे राजनीति हो, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बौखला रही है, खिसिया रही है और धर्म के नाम पे राजनीति को मोड़ देने की कोशिश कर रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे 2022 के बिल्कुल क्लियर हैं कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाना, आलू किसानों को एमएसपी घोषित करवाना और एमएसपी पे खरीद सुनिश्चित करना, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करवाना और गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती रही और उन्होंने किसान की लागत 2 गुना करने का काम किया, ना कि उसको लागत का 2 गुना मूल्य दिलवाया। पर राष्ट्रीय लोकदल ये वादा करके आ रहा है अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करेगा। तो हम हमेशा से गरीब, किसान, जनता की आवाज़ बने हैं और उनके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। क्या कारण थे कि इतनी पुरानी पार्टी है आरएलडी, लेकिन अभी तक सिर्फ पश्चिम में ही, पूरे पूरे प्रदेश में इसका विस्तार न होना, स्थानीय स्तर पर अगर बात करें लोकल स्तर पर कमेटियां ना होना, ये इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल एक विचारधारा है और विचारधारा है। आज देखिए चौधरी साहब का जन्मदिन है, उसको सारे दल मना रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके उनके ऊपर। आज गरीब किसान के लिए उत्साह का दिन है। तो ये जो हमने कमाया है ये सबसे ज़्यादा है। देखिए, सिर्फ सीट जीतना राजनीति में और उसको पैमाना मान लेना कि कितनी सीटें हम जीत के आए हैं और हम या किस क्षेत्र में नहीं जीत के आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैमाना मान लेना उसको कहीं ना कहीं गलत होगा। देखिए, आप कितने लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोगों का आप कल्याण कर पा रहे हैं। सिर्फ राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि सत्ता में होना। राजनीति में होने का मतलब ये है कि हम अगर जनता का हम कहीं ना कहीं हित कर पा रहे हैं, जनता की आवाज़ को हम उठा पा रहे हैं और सरकार अगर हमसे डर रही है कि राष्ट्रीय लोकदल वाले किसानों के मुद्दे पे बात करेंगे तो वहां पे हमको जवाब देना पड़ेगा, तो ये जो
चीज़ है, ये अगर हमने कमाई है तो मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि होगी है राष्ट्रीय लोकदल की। और राष्ट्रीय लोकदल गांव किसान गरीब के दिल में बसता है। चौधरी चरण सिंह जी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। तो सत्ता मतलब सीटों के आधार पे भले ही हम कमज़ोर हो गए हों, पर विचारधारा के आधार पे हम बहुत मजबूत हैं। और जनता हमसे उतनी ही मोहब्बत से हमसे हमारे 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 साथ आती है। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की स्थिति आ गई? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों एक ही वृक्ष की डाली हैं। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो वृक्ष लगाया गया था, समाजवादी पार्टी भी उसी वृक्ष की एक डाली है। तो समाजवादी पार्टी एक सामान्य विचारधारा का दल है और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक अच्छा समय मिला है। माननीय जयंत चौधरी जी की सोच थी कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जब कहेंगे तभी हम गठबंधन अपना घोषित करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को भी एक अच्छा सामंजस्य बनाने का एक समय मिला है। और 2019 में भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों युवा नेता हैं, दोनों की विचारधारा एक है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से दोनों उत्पन्न हुए दल हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ आना कोई अलग बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी भी उतना ही सम्मान दे रही है जितना राष्ट्रीय लोकदल उसको दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अभी कुछ दिन पूर्व हरदोई गए थे। हरदोई में उन्होंने सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना कर दी, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता है जिन्ना के नाम की। जैसे ही चुनाव आते हैं वो पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट करके ले आते हैं जिन्ना को, औरंगजेब को। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही है कि मुद्दों की राजनीति ना हो। और आप देखिए, जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो पता नहीं उनको कौन सी बीमारी आती है, चिल्लाने लगते हैं पलायन पलायन पलायन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनको पलायन नहीं दिखता है, जहाँ पे लोग नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, वो पलायन उनको नहीं दिखता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते ही उनको जिन्ना याद आने लगता है। जबकि जनता ने हमेशा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने गन्ना चलाया है, जिन्ना नहीं चलाया है। पर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो दंगों की बात करे, वो पुराने दर्दों को खुरेदे और वो धर्म के नाम पे चुनाव को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहती है। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मुद्दों की बात करेंगे तो वो हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर 5 साल में इन्होंने कुछ काम किए होते तो आज उनको जिन्ना के नाम का प्रयोग करने की जरूरत ना पड़ती। समस्या ये है कि कैसे भी करके वो चुनाव के अंदर जिन्ना को घुसेड़ना चाहते हैं, वो धर्म को घुसेड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी उनको गुमराह करने का काम कर रही है और झूठ बोलने का काम कर रही है। इनके जुमलों से, इनकी महंगाई से जनता त्रस्त है, युवा बेरोजगार है। किसानों को लखीमपुर के अंदर किस तरीके से इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचला और आज भी वो गृह राज्य मंत्री अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ऐसे में जनता का बिल्कुल मन ऊब चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और जनता खुद भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए तत्पर है। एक तरफ जयंत चौधरी जी हैं, दूसरी तरफ बड़े किसान नेता के रूप में उभर के आए हैं राकेश टिकैत। उनको समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव के लिए आमंत्रित किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये राकेश टिकैत जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, उनको राजनीति में आना है कि नहीं आना है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अपना वोट दे रहा है तो वो बिल्कुल राजनीति में है, और राजनीति में होना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में रह के आप अपनी अगर आवाज़ उठा पा रहे हैं और आप जनता की सेवा करने के लिए अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये उनका, राकेश टिकैत जी का अपना निर्णय है कि उनको राजनीति में आना है कि नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी अभी एक बिल लाई है संसद में, लड़कियों की उम्र को लेकर 21 वर्ष के बाद ही शादी हो सकती, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं, मुझे लगता है मोदी जी जब सो के उठते हैं तो उनको लगता है कि आज कुछ नया इवेंट क्रिएट करते हैं। देखिए, आप मतलब यूपी के चुनाव को देख के आप ऊट पटांग बिलों को लेके आते हो, उसके बाद में आप कहते हो साहब हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगते हो। देखिए, मूल समस्या क्या है? बेटियों की मूल समस्या ये है, मोदी जी का ये कहना है कि साहब मैटरनिटी डेथ ज़्यादा हो रही हैं, 18 साल की उम्र में अगर शादी होती है, इसलिए हम ये बिल लेके आए हैं। लेकिन अब आप समस्या को सॉल्व करोगे, आप अपनी मेडिकल व्यवस्था को सही करने का काम करोगे कि आप बेटियों की उम्र बढ़ा दोगे? देखिए, हमारे ग्रामीण में जो बेटियां हैं
उनको लोग कहीं ना कहीं 18 साल की उम्र होते ही ये कोशिश करते हैं कि उनको सही वर मिल जाए, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको उनके घर को बसाने का हम काम करें। और ऐसी स्थिति में आप जब उम्र बढ़ा दोगे तो उसके पीछे आपका तर्क क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा ना। और अगर समस्या ये है कि बेटियों की मौत हो रही है, मैटरनिटल डेथ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी मेडिकल व्यवस्था को सुधारोगे ना कि आप उनकी उम्र बढ़ाने का काम करोगे। आपने तो नई समस्या को पैदा करने का आप काम कर देते हो। आप समस्या को समझते ही नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता ये हिंदुस्तान की रूट्स को समझते भी हैं कि नहीं समझते। देखिए, शहरों में पहले ही बेटियों की शादी कहीं ना कहीं लेट हो रही है, पर जो हमारा ग्रामीण भारत है वहां पे बेटियों की शादी जल्दी होती है, और बेटियां शादी के बाद भी अपनी शिक्षा प्राप्त करती हैं और कंपटीशन में बैठती हैं, नौकरियां करती हैं। ना जाने कितने अधिकारी हैं जिन्होंने शादियों के बाद अपने कंपटीशन को निकालने का काम किया है। पर आप समस्या से भाग के और आप उसको नई समस्या को खड़ी कर देते हो। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि पहले देश की मूलभूत आत्मा को आप समझो, उसके बाद आप कानून लेके आया करो। और मतलब खाली इवेंट बनाने के लिए कानून लेके आना और नए गलत कानून बनाना, ये मुझे लगता है देश के लिए घातक होता है। कितनी सीटों पर आपकी सहमति बन रही है समाजवादी पार्टी से? क्या डिमांड है? 403 सीटों पे हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, और 403 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जहां पे समाजवादी पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ेगा वहां राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से उनके कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा, और जहां पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल चुनाव लड़ रहा होगा वहां पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ लग के राष्ट्रीय लोकदल का साथ देने का काम करेंगे। कितनी सीटों की डिमांड है आरएलडी की? कैसे सहमति बन रही है? मैंने आपको बताया 403 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी चुनाव डिमांड लड़ने जा रहे हैं। डिमांड सर, राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटों पर? देखिए, गठबंधन में कोई डिमांड नहीं होती है। गठबंधन एक विचारधारा का होता है, सामान्य विचारधारा के दलों का होता है। दोनों पढ़े लिखे नेता हैं, दोनों युवा नेता हैं, और दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है एक दूसरे के प्रति, और दोनों एक दूसरे के गणित को समझ पा रहे हैं। कोई राजनीति के अंदर कोई डिमांड और सप्लाई का गेम नहीं होता, ये व्यापार में होता है। तो राष्ट्रीय लोकदल सम्मानजनक सीटों पे अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के जो चाचा थे, अब वो भी सपा में जो है उनका गठबंधन हो गया है, उनके आने के बाद आईटी के छापे पड़ रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आईटी के छापे पड़ना तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो हार दिख रही है उसकी बौखलाहट है। और चुनाव आते ही इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी यही काम किया था, इन्होंने महाराष्ट्र में भी यही काम किया था। तो इस तरीके से राजनीतिक द्वेष से जब आप ये इस तरीके के काम करते हैं तो जनता भी समझती है, बखूबी समझती है। और जब आप डर जाते हैं, जब आपको सताने लगता है कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के प्रयोग और करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुझे लगता है ये घातक है, क्योंकि विपक्ष में उनको भी रहना है आगे। तो उनको ये समझना चाहिए कि डर के कारण आप इस तरीके के जो कार्यक्रम आप करते हो तो उससे जनता की कहीं ना कहीं सहानुभूति ही हमारे साथ आती है। और जनता भी हमारी मूर्ख नहीं है, सब समझती है, समझदार जनता है। ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम का मन बना चुकी है। और रही बात शिवपाल जी की, तो वो उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है समाजवादी पार्टी का। तो और मुझे लगता है कि अगर परिवार एक है तो ये अच्छा होना चाहिए, पर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास रखती है तो वो परिवार को भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर अब शिवपाल जी भी आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती देंगे दल को। अभी ये भाजपा की सरकार केंद्र में चुनाव सुधार बिल लाई है, राज्यसभा में भी पास करा लिया है, कैसे देखते हैं? अब मुझे तो समझ में नहीं आता। फिर वही मैंने आपको जैसे भी बताया कि ये सो के उठते हैं तब उनको शायद सपना आता है। आप देखिए, पहले इन्होंने एक बैंक के अकाउंट खोलने के लिए इन्होंने आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया था। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। इनकी आदत हो गई है जनता को लाइन में लगवाने की। इनकी समस्या ये है कि अगर जनता घर में अपने बैठी हुई है तो इनको लगता है कि जनता को लाइन में लगवा दो, वरना जनता कहीं सवाल ना पूछना शुरू कर दे। तो अब फिर से गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं जनता को। आपने एक समय ऐसा कर दिया कि पहले तो आपने नोटबंदी की लाइन में लगाया, सब जानते हैं, जीएसटी की लाइन में लगाया, सब जानते हैं, किसान आंदोलन आप 1 साल तक चलाते रहे, 700 शहादतें हो गई, आपके सामने हैं। और अब ये फिर से ये चाहते हैं कि जनता लाइन में खड़ी हो जाए और मूलभूत मुद्दों से भटक जाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप पहले तो उसका जवाब दो कि जब आपने बैंकों की लाइन में खड़ा किया था नोटबंदी के अलावा,
कि लोगों को आधार कार्ड अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उस समय लोगों के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया था कि अगर आप आधार कार्ड अपना नहीं जमा करेंगे बैंक में तो आपका बैंक अकाउंट खाता बंद कर दिया जाएगा, और बंद भी कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। तो आपके पास अभी, आप सिर्फ डिजिटल इंडिया की बात करते हो, आपके पास ना तो ढंग से मोबाइल नेटवर्क आता है, आप बात करते हो बड़ी बड़ी कि साहब टेक्नोलॉजी की, पर उस टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ आपको काम भी करना पड़ेगा ना, कि आप ऐसे ही ले आओगे। तो ये सिर्फ कह देना कि साहब ये सुधार बिल है, तो इसके बिहाफ पे कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता मूलभूत समस्याओं की बात ना करे और गुमराह हो जाए और दोबारा लाइनों में खड़ी हो जाए। हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी। इन्होंने बड़े बेबाकी से अपने सवाल रखे और जो भी सवाल इनसे किए गए बड़ा ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माई भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।